आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अरण्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी नगर निकाय का चुनाव उससे पहले होने वाले, लेकिन 27 के लिए दाव पेच खेलना सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने 134 लोगों की नाम की सूची निकाली है, जिसमें महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों का नाम शामिल है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां पर 98 जिला अध्यक्षों की बात और महानगर को मिलाकर बात करती है, तो ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ 70 लोगों की सूची निकाली है। 28 पर अभी भी दाव पेच चल रहा है ना। खबरें ये भी सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में किया नहीं तो किसी से किसी का बन नहीं रहा है। अंदरूनी ये मामला है, जिसके कारण अभी भी 28 लोगों का नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में अगर बात कही जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल कोई सूची नहीं निकाली है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज एक भाईचारे कमेटी की बैठक की है, जिसमें उसने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि गांव-गांव जाकर उनके पदाधिकारी इस बात को जनता के सामने पेश करेंगे कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक सभी को किस तरह से वो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ऐसे में मायावती जिस तरह से आज ये बैठक की है, इसमें यह भी कयास लगाया जा रहा है कि 2007 का इतिहास 2027 में एक बार फिर से मायावती दोहराने वाली है, क्योंकि भाईचारा जो कमेटी 2007 में बना था और उसके बाद जो 2012 में जो चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने से हाथ धोना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई और उसके बाद से भाईचारे की कमेटी भी नहीं बनी। ऐसे में तमाम लोग अब ये कयास लगा रहे हैं कि 2007 का इतिहास विधानसभा में 2027 में मायावती दोहराने वाली है। मायावती का साफ तौर पर कहना है कि अंबेडकर जी के वसूलों पर बहुजन समाज पार्टी चलती है। ऐसे में दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, अब मायावती भी ओबीसी पर अपना कार्ड खेल रही है। अब देखना ये बेहद ही दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर जिस तरह से दारोमदार देखने को मिल रही है, सभी रणनीतिकार अपनी अपनी दांवपेच को लगा रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात कहा जा रहा है कि 27 के चुनाव के पहले सभी लोगों की जो सूची निकाली गई है, 70 लोगों की जो सूची सामने आई है संगठन को मजबूत करने के लिए, ऐसे में अभी भी 28 लोग लगभग बचे हुए हैं, सूची में उनका नाम शामिल नहीं हुआ है। तो ऐसे में लगातार इसी बात की दांवपेच खेली जा रही है और इसी बात का कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार वो कौन सा वजह है जिसके कारण वो 27 लोगों का नाम सामने नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर बात कही जाए तो युवाओं को इस बार सूची में सबसे ज्यादा युवाओं को महत्व दिया गया है। युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि पार्टी कार्यालय की तरफ से जो सूची जारी की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें सिर्फ और सिर्फ युवाओं की ज्यादातर संख्या है। ऐसे में कुछ पुराने और वरिष्ठ लोग भी जुड़े हुए हैं जो इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि पुराने लोगों का नाम फिर से दोहराना चाहिए। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं दोहराया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो ये राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की बात कही जाए तो ओबीसी पर पूरा वोट बैंक जो है वो निर्भर रहा है। कांग्रेस पार्टी की बात कही जाए, समाजवादी पार्टी की बात कही जाए, बहुजन की बात कही जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए, ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक पर निर्भर रहता है। ऐसे में इस पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। ऐसे में फिलहाल हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं, जहां पर पंकज रजौकी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संतोष दुबे जी जुड़ गए हैं। मोहम्मद शाजिज जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी से मोहित दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल सबसे पहला समाजवादी पार्टी से करूंगी, शाजिज से। शाजिज जी, जिस तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो अपनी अपनी सूची को जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की सूची अभी तो फिलहाल सामने नहीं आई है और आज मायावती जी ने बैठक भी की है और उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने सभी पार्टियों का नाम लेके कहा है कि जो ये लोग बड़े बड़े बात बोलते हैं वो जनता के बीच में नहीं पहुंचती है और ना धरातल पर दिखता है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप लोग तो पीडीए लेकर चलते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए पर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, गरीब अमीर की लड़ाई लड़ी है, गरीब पिछड़े दलित शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ी है और वही कार्य अभी भी किया जा रहा है। लगातार पीडीए के माध्यम से जो गरीब वंचित पिछड़े दलित शोषित है उनकी दिक्कतें जानी जा रही हैं, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, उनकी समस्याओं को
सुन के समाधान कराने की कोशिश की जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई क्या है, जो समाजवादी पार्टी लगातार जो है वो आप लोगों के लिए लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। और मिशन 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारियां हैं और संगठन लगातार काम कर रहा है। जहां जहां जैसी जरूरत है, पार्टी का एक नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निर्देशन में काम कर रहा है और हर पायदान समाज के आखिरी पायदान तक व्यक्ति है उस तक पहुंचने का कार्य किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी और हमेशा जो दलित पिछड़े वंचित शोषित की लड़ाई है उनको न्याय दिलाने का कार्य है वो आगे भी किया जाएगा। और बाकी जो दल क्या कर रहे हैं वो आप सब समझ ही रहे हैं। लेकिन ये मिशन जैसे लोकसभा चुनाव 2024 था उसी तरीके से विधानसभा चुनाव यूपी 2027 है। यूपी काफी महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता इमाम है जो उन्होंने वायदे किए थे, चाहे घोषणा पत्र हो उनका कि हम रसोई गैस खरीदेंगे, हम किसानों को सिंचाई फ्री देंगे और तमाम उन्होंने घोषणा की, स्कूटी देंगे, किसी को लैपटॉप देंगे। तो कहीं किसी को स्कूटी नहीं मिली है, ना ही सिंचाई किसानों की फ्री हुई है, ना ही लोगों को गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। लेकिन गैस सिलेंडर जो पहले 300 350 का था वो अब 1000 का जरूर मिल रहा है। तो आप समझिए कि 3 गुने से अधिक गैस महंगी हो चुकी है। और उज्ज्वला योजना केवल नाम की योजना है। जो 300 रुपए का गैस सिलेंडर था वो अब 1000 का हो गया। आप समझिए उज्ज्वला योजना के नाम पर और महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में हम दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ युवाओं की फौज है लेकिन उनके लिए कार्य नहीं है। इसी तरीके से आप हेल्थ की समस्याएं देखेंगे तो मशीनें हैं लेकिन उन्हें चलाने के लिए अटेंडेंट नहीं है। मशीनों की खरीदारी इसलिए की जाती है क्योंकि कमीशनबाजी का खेल होता है, उसमें बंटवारा होता है। ठीक है, लेकिन उनको चलाने के लिए आम मरीज को ठीक है, आप तो लगातार ये कमियों को गिना रहे हैं साजिश जी। कांग्रेस को लेकर 27 में चलना है कि नहीं, इस बात का जवाब दीजिए। क्या गठबंधन रहेगा 27 के लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन अभी भी है और आगे भी रहेगा और उम्मीद है ये आगे भी चलता रहेगा। और इंडिया गठबंधन ने ही भारतीय जनता पार्टी को जो पूर्ण बहुमत में थे उनको लाके 240 पे रखा है। जो कह रहे थे कि हम 400 आने के बाद संविधान बदल देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की इस कथनी को जनता ने भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा ही बदल दिया है। जो पूर्ण बहुमत से थे वो कितने नीचे आ गए और बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं। 2 बाबू हैं, जो एक नीतीश बाबू जी हैं और दूसरे ठीक है, मैं पंकज जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है शाजिद जी, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, लगातार ये उपलब्धियों को गिना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से लोगों के बीच में पहुंचती है, क्या क्या उपलब्धि जनता को देती है। ऐसे में आज की बैठक भी आप बखूबी जानते ही होंगे, मायावती ने जिस तरह से भाईचारे कमेटी का ऐलान भी किया है और बीजेपी अभी भी सूची जो निकाली आधी अधूरी निकाली है, कांग्रेस पार्टी पूरी सूची निकाल के रख दी है। ऐसे में 27 के चुनाव को लेकर संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, आप बताइए। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी सनातनी हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण पर चलने वाली एकमात्र पार्टी है और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और 6 अप्रैल 2025 को भारतीय जनता पार्टी के 45 साल पूरे हो जाएंगे। भगवान राम की आस्था का केंद्र, हमारे सनातनी की आस्था का केंद्र भगवान राम का उस दिन प्राकट्योत्सव है, उस दिन भगवान राम का जन्मदिन है। उसी दिन संजोग से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का भी वर्षगांठ उस दिन होगी और 45 साल आज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। आज अगर देखिए तो उसमें ओबीसी मोर्चा भी है, दलित मोर्चा भी है, सामान्य वर्ग के भी सभी वर्गों का समावेश है और 12 करोड़ कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा हुजूम है। और एक कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2017 में 14 साल के बाद उत्तर प्रदेश में उसकी वापसी हुई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में और योगी जी के कार्यकुशलता से जिस तरह से सरकार को भयमुक्त शासन देने का काम किया और 2022 में सरकार की पुनः वापसी हुई। सपा और बसपा के लोग तो सरकार पूर्ण बहुमत के नहीं बना पाते थे और आप ये देखिए उस समय बनाते भी थे तो क्या होता था, क्या हाल होता था, वो सबने देखा है। कांग्रेस का तो हाल बुरा था। 55 वर्षों के इतिहास में 77 बार कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किया और उसके बाद 1976 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 46वां संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो कांग्रेस और सपा बसपा इनका जो भी है
ये जनमानस ने सब कुछ देखा। और पिछली बार चूंकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अति विश्वास से लबरेज था, इसीलिए देखिए इन लोगों ने जिस तरह से झूठ का नैरेटिव निर्णय जो फैलाया कि जो है ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, मुसलमान दोहम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में इनको उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मिल गई और 6 सीटें कांग्रेस को मिल गई लोकसभा में, तो इसीलिए फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एनडीए को सरकार बनाने से ये लोग रोक नहीं सके। और जिस तरह से ग्राफ बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपके हरियाणा हो, और चाहे दिल्ली हो जहां 27 साल बाद वापसी हुई, आज दिल्ली सरकार का बजट भी प्रस्तुत हुआ, तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के कुशल मार्गदर्शन को प्रदर्शित करता है कि जनता उस पर भरोसा करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं उसको डिलीवर करने का काम करते हैं। अभी ये तमाम योजनाएं गिना रहे थे, तमाम चीजें, अभी देखिए कल योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा सारी चीजें अपनी 8 साल की उपलब्धियों को दर्शाया, पूरी एक एक चीज को दर्शाया, सब चीजों के बारे में बताया। और जिस तरह से कानून का राज उत्तर प्रदेश में है, इन लोगों के पास कोई वो नहीं। अभी राहुल गांधी देखिए दलित और ओबीसी मोर्चा बनाने में लगे, ओबीसी मोर्चा बनाने में लगे हुए हैं। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसकी कोई लिस्ट नहीं आई है, बहुजन समाज पार्टी भी ओबीसी वर्ग को साधने में लगी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास ओबीसी समुदाय का एक बहुत बड़ा हुजूम है। उसके पास उसने ओबीसी प्रधानमंत्री दे रखा है, प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी से आते हैं और बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो उन्होंने खुद उनको कमान दे रखी है। तो इस तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण जिस तरह से वो एक कार्य करने का काम करती है, चाहे वो पन्ना प्रमुखों की बात हो, चाहे उस अन्य बात हो, और जिस तरह से खाली कमियां गिनाने से, साजिद जी अभी कमियां गिना रहे थे, लेकिन ये भी तो बताएं कि क्या क्या उसने दिया। और रहा सवाल बेरोजगारी का, तो सरकारी नौकरी को पैमाना नहीं हो सकता। आपके शासन में क्या हुआ था 12 से 17 में, लोगों को 1300 करोड़ रुपए आपने उसके लिए आपके उसके मतलब आपके जो क्या बोलते हैं उसको, जो जहां पर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराने के लिए आपने 1300 करोड़ रुपए दिए। उसमें आपको मंदिरों की याद तो नहीं है कि वहां उनकी देख रेख उसके लिए करें, वो तो आपको नहीं दिखाया। और कितने रोजगार आपने दिए, कितने रोजगार दिए, ये भी जनमानस ने देखा है। लेखपाल की भर्ती में 13-13 लाख रुपए घूस हुए, और जब लोगों ने वापस मांगा तो आपने कहा कि जब अगली बार सत्ता में आएंगे तब वापस होगा। तो ये भी सब जनमानस ने देखा है। इसलिए इस तरह की बात करना नाकामी है। और भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की कुशलता के कारण जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी 10 उपचुनाव हुए, उसमें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो ये भी सब देखना चाहिए। और 27 की तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लबरेज होकर कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में तो ये सब सारी चीजें हो रही। तो ये एक कहना ये ठीक है, आपको कमियां, तो भाई विपक्ष को तो काम है कमियां गिनाना, वो कमियां गिनाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य को कर रही है, और 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन उसका वर्षगांठ मनाई जाएगी, और कार्यकर्ता 45वीं वर्षगांठ मनाएगा। ठीक है, मोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए और संतोष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित जी से जवाब लूंगी। मोहित जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी 134 लोगों की सूची जारी की है, ऐसे में अगर आज बात कही जाए, मायावती जी ने जिस तरह से जो कमेटी की घोषणा की है और बैठक भी की थी, ऐसा में उन्होंने भी ओबीसी पर अब दाव खेल दिया है। आप लोग तो खेल ही रहे थे, आपकी पार्टी के द्वारा भी ओबीसी पर दाव पेच खेला जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी भी खेल रही थी। अब आप बताइए कि मुश्किल नहीं लग रहा है कि मायावती जी भी अब आ गई हैं? देखिए, नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट साथियों को और आपके दर्शकों को। आवाज आ रही मेरी? जी। देखिए, पहली बात तो जब कोई बात होती है तो उसका जो बात कहना, जाति समीकरण, एक जाति के लिए बात करने की जब बात हो, तो केवल उसको खेल करना, खेल बिगाड़ना, इन सब चीजों में अगर हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं उस जाति की जिसके न्याय के लिए, जिसके सामाजिक न्याय के लिए बात होती है जी। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर के आज तक जिस तरीके से उस जाति, उस वर्ग विशेष के लिए किसी भी हो, उनके न्याय के लिए, समानता के लिए अगर बात चल रही है, तो उसमें चाहे जो भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस कोई भी दल हो, उनकी अगर संख्या के अनुसार उनकी हिस्सेदारी करती है, न केवल संगठनिक रूप से, और कहीं न कहीं अगर सच में इच्छा शक्ति के साथ उनकी बात को मुखरता से रखने का प्रयास करती है, तो इसमें किसी का खेल बनना या खेल बिगड़ना नहीं होता। ये भारत देश बनना और देश बिगड़ने पर निर्भर करता है। हम समानता की बात करेंगे, समानता की हक की बात करेंगे, तो हमें हक और समानता
देनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। कोई भी दल ले रहा होगा उसका स्वागत किया जाएगा, वो अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हमारी नीतियां जिस तरीके से आज दमनकारी सरकार है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुखर होकर के जो बोलेगा, आज सरकार चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे बच्चों के रोजगार को लेकर के हो, चाहे किसानों की आय को लेकर के हो, किसानों की आमदनी को लेकर के हो, किसानों को यूरिया और खाद बिजली पानी को लेकर के हो, या अन्य जो भी महंगाइयां हो, जिनको लेकर के जिस तरीके से सरकार नाकाम हुई है उससे हर वर्ग प्रभावित हुआ है। तो जो वर्ग प्रभावित होंगे उनकी बातें अगर विपक्ष के रूप में जो दल रखेगा, सबने अपने अपने लोगों को, जिला अध्यक्षों को और जो भी लोग हैं जिन जिन पदों पर हैं उनको कहीं ना कहीं मजबूत करने का प्रयास चालू कर दिया है। सब करते चलेंगे, राजनीति का प्रोफार्मा है, राजनीति का पैटर्न है। तो हमारे राजनीति के पैटर्न में ये चीजें हैं, रहनी पड़ेंगी कि सत्ता की जो कुनीतियां हैं उनको भी जनता के बीच में उजागर करना पड़ेगा और जनता के लिए उनके सरकार से उनके लिए लड़ना पड़ेगा। तो जो भी दल लड़ता दिखेगा, जो भी दल लड़ेगा, जो भी दल जनता के हित की बात करेगा, वो निश्चित ही जनता उसके साथ जाएगी। उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोलते रहे कि इसका खेल बिगाड़ने के लिए ये जाति, इसका खेल बिगाड़ने के लिए वो जाति। अरे जाति समीकरण एक समाज का ताना बाना है। आप तो जातियों के लोगों को ये करते हैं कि शिक्षक भर्तियों में आप किस तरीके से आरक्षण के साथ खेल कर देते हैं, उसके बाद कोर्टों को आप बोलना पड़ता है, तब जाकर के आप बैकफुट पे आते हैं, उसके बाद भी आज तक उसका समाधान नहीं कर पाते हैं। तो जो दल है, चाहे हम हो, विपक्ष के दूसरे दल हो, जो सरकार के खिलाफ बात रखेगा, सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाएगा, जनता की बात रखेगा, वो निश्चित ही जनता उससे कहीं ना कहीं सफलता देगी। उसमें ये कोई तय नहीं करना कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, कौन किसका खेल बनाएगा। ये जनता जनार्दन है, यही खेल बनाती है, यही सत्ता पर पहुंचाती है। ठीक है, संतोष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे तो मैं यही जानना चाहूंगी कि 27 लोगों की लगभग 28 लोगों की सूची अभी भी जारी क्यों नहीं हुई है? अगर बात कही जाए तो कांग्रेस पार्टी ने तो सूची जारी कर ही दी है संगठन को अपने मजबूत करने के लिए, और बहुजन समाज पार्टी ने भी आज कमेटी के लिए बैठक की थी, कमेटी का भी उन्होंने घोषणा कर दिया है। तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि 2027 के लिए मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए अनन्या जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार कैडर बेस की पार्टी है और अपने कैडर के हिसाब से ही काम करती है। जो हमारे जिला अध्यक्षों की जो है नियुक्तियां हुई हैं वो चुनाव के बेस पे हुई है। बाकी जगह भी हमारे जो चुनाव होने हैं अभी पेंडिंग है, वहाँ पे जो है हम जल्द ही उनकी लिस्ट घोषित करेंगे और इस बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो है पार्टी नीचे से ऊपर तक जब तक शीर्ष नेतृत्व का बैठक नहीं हो जाता, कोई एक सिस्टम तय नहीं होता है, तब तक जो है हम लोग कोई भी चीज नहीं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अनुशासन और सिस्टम के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के हिसाब से काम करती है सर, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट केंद्र में भी है और मौजूदा उत्तर प्रदेश में भी उसी की सरकार है, लेकिन 27-28 लोगों की जो सूची जारी नहीं की गई है, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। इसका चर्चा लगातार हो रहा है, यहाँ तक कि ये भी खबरें आ रही हैं कि आप लोगों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, इसीलिए अभी भी 28 से 27 लोगों की सूची नहीं जारी की गई है। सहमति की बात नहीं है। देखिए क्या नहीं, हमने बताया कि हमारे यहाँ चुनाव पद्धति है और बिना चुनाव के हम लोग कोई चीज करते नहीं। तो सबसे बड़ी बात, जो नीचे तक कार्यकर्ताओं का जिन जिलों में चुनाव हो गया वहाँ पे हमने घोषित कर दिया। जिलों में अभी चुनाव रह गए हैं वहाँ भी धीरे धीरे जो है चीजों को जो है नामित किया गया है। जल्द ही वो लिस्ट भी आएगी, लेकिन क्या है कि जब तक एक विचार विमर्श नहीं हो जाता, आपस में सामंजस्य नहीं किसी चीज का बैठ जाता, तब तक कोई चीज हम लोग जारी नहीं करते। ठीक है, मोहम्मद शाहजी जी से जवाब लूंगी। सर, मायावती जी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि षड्यंत्र के कारण 2007 में जिस तरह से उनकी सरकार बनी थी, उसके बाद से जो उनकी सरकार लगातार गिरती हुई नजर आई, वो सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र के कारण हुआ था। और ऐसे में इस बार वो षड्यंत्र जो है सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। गांव-गांव आप ही लोगों की जो कमियां हैं उसको गिनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी पर वार करती हुई मायावती जी नजर आई हैं। जवाब दे दीजिए इस पर। सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं उनकी कमियां गिनाता है, जनता को उनसे न्याय दिलाने के लिए बात करता है, जनहित के मुद्दे उठाता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो हमेशा जो है वो आप समझती हैं वो किससे लड़ाई लड़ती है और किसके खिलाफ बयानबाजी करती है। तो ये किसके इशारे पर सब होता है, ये सब जानते हैं। उनके कैंडिडेट कैसे उतरते हैं सब जानते हैं,
क्योंकि उन्हें ये मुद्दा उठाना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार में दिल्ली और यूपी की लड़ाई में यूपी की जनता पिस रही है। कोई विधायक कहते हैं, अभी एक विधायक थे हरदोई के श्याम प्रकाश, उन्होंने कहा कि महाराज जो है वो दिल्ली चले जाएं, और उसके बाद से सारे विधायक इकट्ठे होने शुरू हो गए। काम ही नहीं हो रहा है प्रदेश में, जनता से जुड़े मुद्दों में काम ही नहीं हो रहा है। एक विधायक है गाजियाबाद के नंद किशोर गुर्जर, उनका कहना है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम ही नहीं कर रही है, पैसा ले रही है, भ्रष्टाचार है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। इससे पहले आगरा के विधायक ने कहा, इससे पहले एक पीलीभीत जिला पड़ता है वो बीसलपुर विधानसभा में विवेक वर्मा के फादर है रामशरण वर्मा, कई बार के विधायक भाजपा के रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इससे ज्यादा कभी भ्रष्टाचार नहीं रहा, उनका आरोप था, और उन्होंने तमाम सरकार पर आरोप लगाए हैं। इसी तरीके से और भी विधायक लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं काम तो हो नहीं रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग और विधायक भी कह रहे हैं, लगातार बार बार उनके बयान, उनके वीडियो आ रहे हैं, और किस तरीके से दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है। और पूरे 8 साल हो गए, और एक माननीय तो 8 साल से इंतजार में है सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए, लेकिन उन्हें कुर्सी नहीं मिलती है, और वो विधायकों से लगातार तो उन्हें एक स्टूल दे दिया जाता है, और वो बेचारे लगातार कहीं ना कहीं महाराज मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, विधायकों के खिलाफ। तो उसमें वो उधर से बयानबाजी हो रही है, वो उधर से बयानबाजी हो रही है। इसी सियासत में यूपी की जनता पिस रही है, कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। लेकिन शाहजी जी, जिनको स्टूल दिया जा रहा है, शाहजी जी सुन लीजिए, जिनको स्टूल दिया जा रहा है उनकी तरफ से तो ये बयान आ रहा है कि भाई जिस पार्टी में वो पार्टी बेहतर है, ये अफवाह फैलाई जा रही है, और मैं अपनी पार्टी पे बहुत खुश हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी का ये खुलेआम बयान है, आपने भी सुना है। देखिए, तो फिर इस तरह से जी बाकी विधायक उस प्रोग्राम में विधायकों से कहलवाया जाता है, बाकी वो बयानबाजी कर देते हैं कि लेवल कहीं ना कहीं ये देखिए अंदर अंदर इनमें बवाल मचा हुआ है यूपी की कुर्सी पर बैठने के लिए। और दिल्ली बनाम लखनऊ की बहुत लंबे समय से चल रही है, और उस लड़ाई में जनता यूपी की जनता पिस रही है। और बात कर रहे थे ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, तो ओबीसीओं के लिए क्या किया है, जुडिशरी से लेकर तमाम नौकरियों में आप देख लीजिए यूपी ओबीसी जो है उनकी संख्या कम होती जा रही है, आरक्षण खत्म होता जा रहा है। बाबा साहब को लेकर एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हर समय बाबा साहब को लेकर कितनी आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी की लोकसभा में। तो आप समझिए, क्या जातीय जनगणना को लेकर जो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, जो ओबीसी की जाति के हैं, तो क्या वो क्यों नहीं आते समर्थन में कि हाँ जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए, हर किसी को अपनी अपनी संख्या मालूम हो, सबको न्याय मिले, सभी को जो है वो रोजगार मिले, सबकी जिस तरीके से संख्या होगी उसी तरीके से उनको जो है वो सरकार में हर कहीं भागीदारी मिले। तो ओबीसी के लिए और एससी के लिए करें ना सर, खाली नाम से। और एससी की उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया। किसने देखा सदन, अभी लोकसभा का जब उद्घाटन हुआ तो क्या राष्ट्रपति जी वहां थी? उनको होना चाहिए था। तो केवल नाम मात्र के लिए बना देने से जब तक उस समाज का भला नहीं होगा, वो अपने समाज के बीच में नहीं जाए, अपना काम नहीं करें। एक राष्ट्रपति इससे पहले बने थे, वो बेचारे पुष्कर गए थे, उनको मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया, वो भी बेचारे सनातनी थे। लेकिन पता नहीं किस तरीके से सनातनी का क्या पैराग्राफ है कि जो है वो बेचारे राष्ट्रपति थे, देश के प्रथम नागरिक थे, लेकिन पुष्कर में उनकी एंट्री नहीं हुई। तमाम वीडियो चले, तमाम लोगों ने आरोप लगाए, और उनको बाहर जो है वो वहां पूजा करनी पड़ी। तो अभी भी सनातनी बेचारे तमाम वहाँ महाकुंभ में बेचारे जो है वो दुनिया से चले गए। जो गरीब सनातनी थे, जो वीआईपी थे, वो आराम से जाते रहे, उनके लिए अलग पंडाल थे, होटल जैसी सुविधाएं थी, लेकिन उनके लिए नहीं थी, और तमाम दिक्कत हुई, और सबने देखा क्या हुआ। तो जो पैराग्राफ है, तो एक चीज तय हो ना, और सरकार कैसे आ रही है। अगर सरकार इतनी आ रही है, इनको जनता चुन रही है, तो ये तो कह दे कि अब जो है वो पेपर चुनाव जो है पोस्टल बैलेट से होगा। चुनाव आयोग पे देश की जनता को भरोसा नहीं रहा है, इसलिए हम जो है वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे। ईवीएम से जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है शाहजी जी, ठीक है पंकज जी से मैं इसका जवाब लूंगी, क्योंकि पंकज जी आप भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की अच्छाइयों को ही गिना रहे हैं। अब इसका जवाब दीजिए। ठीक है शाहजी जी, आपके पास लौटूंगी, जवाब ले लेती हूँ। पंकज जी आप इसका जवाब दीजिए। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, उसकी अच्छाइयों को बता रहे हैं कि देश में विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ऐसे में लगातार कई कमियों को समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता शाहजी जी हमारे साथ जुड़े हुए उन्होंने गिना दिया। जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और रहा सवाल अगर विश्लेषण किया जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो देखिए वो बहुत गहन विचार विमर्श और गहन चिंतन के बाद, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो, चाहे जिला अध्यक्षों का चुनाव हो, सबकी सहमति से और चुनाव के जरिए सबका बाकायदा, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, सबका बाकायदा सबको मौका देने का काम
अगर कैडर बेस्ड पार्टी है, सबको मौका देने का काम करती है। कोई परिवारवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी की तरह वो नहीं करती है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, क्या मुलायम सिंह या अखिलेश यादव ने किसी अन्य जाति के लोगों को, ओबीसी समुदाय के ही हो या किसी दलित समुदाय को, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? नहीं बनाया। चाहे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सिर्फ सोनिया गांधी का परिवार हो, गांधी परिवार के सिवा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाया? आज बहुत मुश्किल से मल्लिकार्जुन खड़गे को कमान संभाली गई, लेकिन वो भी जो है सोनिया और राहुल गांधी के रबड़ स्टैम्प के तरीके से काम करते हैं। ये भी जनमानस देख रहा है, ये सारी चीजें सर्वविदित हैं। और रहा सवाल मायावती जी का, तो मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के नेत्री हैं, और जिस तरह से उनका ग्राफ 2007 से 12 में उनकी सत्ता थी, उसके बाद से जिस तरह से उनका ग्राफ गिरता गया, हालांकि उन्होंने लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ पैक्ट किया था, तो उसमें उनके कुछ सांसद जीते थे, लेकिन उसके बाद वो पैक्ट टूट गया और उसके बाद उनका एक भी आज न राज्यसभा में सांसद है, न लोकसभा में सांसद है, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मात्र एक विधायक है। उनके ऊपर भी जो है ईडी सीबीआई की जांच शुरू हो गई है, आय से अधिक संपत्ति की। उमाशंकर सिंह के ऊपर भी जांच शुरू हो गई है, और उसका वो जवाब देने के लिए वो वहां चक्कर काटना उन्होंने शुरू किया। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे होने के कारण उसकी जांच शुरू हो गई है। तो इसलिए इस तरह की बात करना, और समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी ने कोई 12 से 17 में कोई तमगा नहीं लगा दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा था, और जिस तरह से 815 दंगे हुए, और जिस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा बही, जिस तरह से 1537 करोड़ का रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, 400 करोड़ के टेंडर हुए, बाकी पूरा पैसा हजम हो गया। आज में 35-40 लोग करीब उसमें सस्पेंड चल रहे हैं। तो ये सब जांच का विषय, जांच चल रही है। तो ये सब चीजें भी समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब से आपके कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री मोदी 10 से 11 सालों में प्रधानमंत्री रहे, तीसरी बार सरकार बनी। उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ 27 से 17 से लेकर आज 25 हो गया, 8 साल में सरकार चला रहे हैं। तो किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध हुआ क्या, या कोई चीज सामने आई क्या, जितनी भी सरकारें इनकी रही है? तो ये सारी चीजें जनमानस देखता है। क्यों? क्योंकि ये डिलीवर करने का काम करते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। और रहा सवाल अभी जो कह रहे थे कि किसानों की आय, और ये किसानों की आय 60 सालों में कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी, उसने कौन सा किसानों की आय बढ़ा दी? और मुलायम सिंह तो धरती पुत्र, किसान पुत्र कहे जाते थे, समाजवादी पार्टी के प्रणेता और संस्थापक अध्यक्ष, उन्होंने कौन सा बढ़ा दिया? नहीं बढ़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनको सम्मान निधि देने का काम किया। 12 से 13 करोड़ किसानों को आज सम्मान निधि मिल रही है, और ये तो मतलब एक सरकार का विजन है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, चाहे समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का, उसको बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, चाहे गेहूं हो, दाल, दलहन और धान, सबकी फसलों में वृद्धि हुई, और बहुत सी फसलों को उसके अंदर समायोजित किया कि किसानों को उसका मकई, ज्वार, बाजरा, तमाम फसलों को, तो ये सब देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो एक विजन है। और किसानों को बहुत सी उनकी जो नहीं समझ में आई, तो उन्होंने किसान बिल को वापस भी ले लिया। तो ये सारी चीजें किसानों के हित के लिए। तो इसलिए ये अगर बात कहना कि जो है सिर्फ ठीकरा फोड़ने से नहीं होगा। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार देखिए एनडीए के नेतृत्व में 2017 में बनी, और 2022 में भी बनी। और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कुशल प्रबंधन के द्वारा कार्य कर रहे हैं, अभी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट जारी की, तमाम चीजें बताई। तो इसलिए ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के विजन को प्रदर्शित करता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, 2.5 साल सरकार के रहे, और 2.5 साल में बकायदा एकनाथ शिंदे वहां पर एनडीए के घटक दल के मुख्यमंत्री थे शिवसेना से, उन्होंने बकायदा एक लिस्ट जारी की, कहे आप लिस्ट देख लीजिए, अगर इसमें एक भी कमी हो तो हमको पत्रकारों से कहा इसको बता दीजिए। तो ये भी सब चीजें हुआ है। ये सब चीजें कांग्रेस नहीं करती। और कांग्रेस ने क्या किया, इसने अनन्या जी, कांग्रेस ने कर्नाटक में 4% ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया, जो कि संभव नहीं है, वो जाके कोर्ट में डिसमिस हो जाएगा। तो वो देने का काम किया, और उसके बाद वहां के डीके शिव कुमार कहते हैं जरूरत पड़ी तो संविधान में संशोधन करेंगे। तो इस तरह की बात करना, खाली जो है मुसलमानों के ऊपर राजनीति करना, तो ये सब नहीं है। और कांग्रेस तो बैसाखियों पे चलने वाली पार्टी। दिल्ली में क्या हुआ आपने देखा ही है कि दिल्ली में 6.5% वोट मिले, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं प्राप्त हुई। और कांग्रेस सीधे सीधे अपने दम पे नहीं चल रही है। जो हाल है कांग्रेस का बुरा हाल है। ठीक है मोहित, इसका जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी पर लगातार इल्जाम लगते हुए आ रहे हैं कि बैसाखी की सरकार है, अपने दम पर वो लड़ नहीं सकती है। और ये भी सत्ताधारी सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 134 लोगों की सूची जारी की गई है, आप 234 लोगों की भी सूची जारी कर देंगे तो भी आपका अस्तित्व नहीं बनने वाला है। जिस तरह का अस्तित्व है वैसा ही रहने वाला है। तो इन सभी बातों का जवाब मोहित जी आप दे दीजिए। अस्तित्व रहने वाला नहीं रहने वाला, ये आपका तर्क है या किसी और का तर्क है?
आप इसका जवाब तर्क दीजिए। है, मैं पूछूं, चलो आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ 133 दे दूं या 234 दे दूं, अस्तित्व तो नहीं रहने वाला, ये तर्क किसका है? सत्ताधारी सरकार की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं कि आपका अस्तित्व नहीं है, जिस तरह से चीजें वैसी ही रह जाएंगी। वही बात मैं आपसे दोहराई हूं कि जवाब दीजिए। और पंकज जी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, इन सभी बातों का जवाब तो मैं आप ही से लूंगी ना। मैं यही सुनना चाहता था। सत्ताधारी जब सत्ता में 2014 के बाद से आए हुए हैं, तब से इनके पास कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो एजेंडा चलाया, आज तक अपने मंसूबे पर कुछ नहीं कर पाए। आज भी बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं। आज हैसियत ये बची है कि उनको अपनी बैसाखी को खुश करने के लिए मुसलमानों को ईदी बांट रहे हैं। अभी सरकारी भोपू बज रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैं उनको बता दूं, सरकारी भोपू ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है क्या जो ईदी बंटवा रहे हो अपने यहाँ से? बिहार में जो ईदी बंट रही है, इसके लिए क्या बोलोगे? ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है क्या? और रही बात संविधान बदलने की, तो आप चाहे जितना विरोध कर लीजिए, जाति जनगणना के बाद संविधान बदलेगा और आरक्षण उनकी संख्या बल के हिसाब से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के पोषित जो भी भोपू चाहे जितना प्रयास कर रहे, कर्नाटक में आपने जाति का जनगणना कराई, उसका आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया कर्नाटक का? बिल्कुल कहाँ जारी किया आपने? कांग्रेस ने कहाँ जारी किया? आप अरे चुप रहो यार, सुना करो, भोपू बजने लगता थोड़ी देर में। अरे सुन तो लीजिए, तो कहाँ जारी किया आपने? इतनी देर बजाया है आपने, तो थोड़ा सुनिए। अब आपका भोपू थोड़ा बंद रखिए। आप सुन लीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी तो आप लोग करिए नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, बताइए। ये भारत के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को नापसंद करने वाले लोग हैं। आज जब कांग्रेस पार्टी का एक दलित व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसको किस तरीके से रिमोट बता रहे हैं। जो व्यक्ति लगातार 9-9, 10-10 बार से सदनों में रहा हो, उस व्यक्ति को ये द्वयम दर्जे का व्यक्ति बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके पालित लोगों की मंशा है। मनुवाद घुसा हुआ है उनके अंदर खून में। उनको कोई भी दलित द्वयम दर्जे का ही समझ में आता है। तो ये आज का दलित, आज देश का दलित, आज देश का पिछड़ा, आज देश का अति पिछड़ा, आज देश का आदिवासी, आज देश का अल्पसंख्यक समाज देख रहा है किस तरीके से उनके हकों को मार करके अपने मनुवादी, संघवादी लोगों को दिया जा रहा है। आज उनके हकों को मारने के लिए लगातार उनको भ्रमित करके 9-9, 10-10 साल से जो सत्ता चला रहे हैं, उनका जो सच उजागर आज के जनता के बीच हो गया है। अब चिंता ना करिए, समय आने दीजिए, चुनाव की बेला आने दीजिए, आपका तो पतन 2 मिनट में दिख जाएगा। जो आप बता रहे हैं देश के लिए कुछ नहीं किया, देश के किसानों के लिए कुछ नहीं किया, देश के किसान खड़ा हुआ है जो अभी देख रहा है कि आप किस तरीके से शंभू बॉर्डर हो चाहे सिंधु बॉर्डर हो, किस तरीके से आपने सैकड़ों किसानों की श्रद्धांजलि करवा दी, उसके बाद भी आपने उनके एमएसपी के दामों में एक बैठक नहीं करवाई। आपने जिस तरीके से 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी थोप दी इस देश के बेरोजगारों पर, युवकों पर, जिस तरीके से रसोई गैस 400 लेकर के आप रोड पर बैठ जाते थे, 1200 कराने के बाद आप उसको उज्ज्वला सिलेंडर बता रहे हो, बातें बड़ी बड़ी बता रहे हो। आज उज्ज्वला सिलेंडर का हाल ये है कि 80% लोग दोबारा भरवा नहीं पाए उसको। आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे जो भी योजना हो, सब में धांधलियों की भेंट चढ़ गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई सारी। आज स्टार्टअप स्टैंड अप की बात नहीं करते हो आप लोग। आज स्थिति ये हो गई है आपकी कि आप 2 पूंजीपतियों के लिए अपने को भी अमेरिका के गिरवी रख के चले आते हो, अमेरिका के जवाब नहीं देते हो। जब आप वहां के हिंदुस्तान के लोगों को बंधक बना करके वहां से वापस भेजा जाता है, आप मुंह सील करके बैठे रहते हो। चाइना आज आक्रमण करके चाइना हमारी जमीनें छीन लेता है और आप सफाई करते हो, बोलते हो कि ना कोई घुसा है ना घुसने दूंगा। ये देश देख रहा है ना आप देश की सुरक्षा हो चाहे ना देश के लोगों की सुरक्षा हो, आप किसी स्तर पे खड़े नहीं उतरे हो। केवल और केवल आप दलितों, गरीबों, वंचितों का शोषण करके उनके हकों को मार कर केवल पूंजीपति और मनुवादी लोगों को देने में लगे हो। आज सत्ता समय आने दीजिए। आप जिस तरीके से चाहे जितना से लोगों को बरगलाने, बहलाने और जो अपना तंत्र बना करके लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता आने दीजिए, सत्ता दिखा देगी आपको आप किस तरीके से इस देश में
गर्त में भेज दिए जाएंगे, किस तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे। दूसरों को बता रहे हैं कि 234 आज या 334 आज अस्तित्व, आपका अस्तित्व जो 82 में चालू हुआ था उसी अस्तित्व में जनता पहुंचा देगी, चिंता ना करिए। ठीक है, पंकज जी ने कुछ अपना हाथ उठाया था जवाब देने के लिए। पंकज जी एक लाइन में बात खत्म करिएगा, क्योंकि हमारे साथ संतोष जी भी जुड़े हुए बीजेपी से, तो उनसे भी मैं सारे सवालों का जवाब मोहित जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चाइना चाइना चिल्ला रहे थे। राहुल गांधी ने क्या किया था, चाइना एम्बेसी में गए थे और उस बात को कई घंटे रहे चाइना एम्बेसी में दिल्ली में, तो क्या कर रहे हैं? कई घंटे रहे थे। उसके बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा तो मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था, उन्होंने जवाब दिया। और वहां 3 घंटे रहे, उसके बाद जब मीडिया ने पूछा तो उसका जवाब नहीं दिया कि क्या वार्तालाप हुआ। बाद में उन्होंने जब मीडिया ने फुटेज दिखाया तब उन्होंने माना कि मैं चाइना एम्बेसी गया था। तो राहुल गांधी क्या करने गए थे चाइना एम्बेसी में, किस हैसियत से गए थे? और वहां चाइना एम्बेसी में जाके 3 घंटे कौन सा वार्तालाप करने गए थे? चाइना का जो चाइना का कृत्य है वो कांग्रेस के ही शासन में हुआ है। तो इस तरह की बात करना, और रहा सवाल दलितों का उत्थान जितना भाजपा के शासन में हुआ है, ये सर्वाधिक दलितों ने देखा है, इसीलिए आज दलित समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। 2019 के कुंभ में मोदी जी ने जिस तरह से दलित लोगों ने और जिस तरह से सफाई कर्मियों ने वहां पर स्वच्छता अभियान चलाया था, तो मोदी जी ने उनके पैर भी पखारे थे। ये भी आप जान लीजिए, ये मोदी जी की नीति को दर्शित करता है। ये आपके लोग कहाँ पखार सकते हैं? आप तो न कुंभ में दर्शन नहाने जाते हैं आपके नेता, और न क्या नाम है, आप जो है राम मंदिर में जाते हैं, आपकी तो आस्था ही नहीं है। सीधी सी बात, कांग्रेस के लोगों की आस्था होती है शीर्ष नेतृत्व की, तो वो लोग जाते। तो ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, मोहित जी आपके पास लौटूंगी, उससे पहले मैं संतोष जी से जवाब ले लेती हूं, फिर आपसे छोटा सा आंसर, छोटा जवाब ले लीजिए। ठीक, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं बैठ करके गैर अधिकृत प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इनको बता दीजिए कोई भी एम्बेसी में जा करके बैठ करके आया जा रहा और आपकी सरकार बैठ करके पकौड़े तल रही है। अरे तो आप गए थे, आपने क्यों नहीं आप बोला? जब मीडिया ने दिखाया कि आप गए थे, फुटेज दिखाया, तब आपने राहुल गांधी ने माना कि मैं गया था, तब राहुल गांधी ने माना कहते रिकॉर्डेड है, कोई गलत आंकड़ा नहीं है। नपुंसक लोगों के प्रशंसक जो बने हो आप, नपुंसकों के प्रशंसक जो बने बैठे हो आज। अरे इसका जवाब दीजिए ना, राहुल गांधी गए थे नहीं गए थे? आप जवाब दीजिए हाँ नहीं में। अरे आप जवाब दीजिए ना, आप क्यों पक्ष ले रहे हैं? बोलिए हाँ गए थे। ये जवाब मोदी से दीजिए जाकर के, ये जवाब मोदी से पूछिए जाकर के। अरे मीडिया में तो खुद ही ये बात आ चुकी है, परिलक्षित हो चुकी है, आपके कहने थोड़ी होगा। पूरे मीडिया ने उसको दिखाया। विदेश मंत्रालय आता है क्या? अरे मीडिया ने दिखा चुका, हम लोग मीडिया से आते हैं, मीडिया ने उसको पूरा दिखा दिया, सब चीज सामने आ चुकी है। आपकी क्षमता है पूछने की, आपकी क्षमता है कार्रवाई करने की, आपकी सरकार की क्षमता है कार्रवाई करने की, करके दीजिए। आपको बैठ करके भोपू बजाने के लिए भेज दिया, केवल आप भोपू बजाने लगे। आपकी क्षमता हो तो कार्रवाई करिए। क्षमता क्या, क्षमता तो भारत के नागरिकों में बहुत है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता, उसको लेकर लखनऊ कोर्ट ने एक्सेप्टेंस ले लिया हाई कोर्ट में। आपके कर्नाटक के ही एक व्यक्ति ने यहाँ पर हाई कोर्ट मेरिट किया राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर। ठीक है पंकज जी, संतोष जी से जवाब लेने। ठीक है मोहित जी आपके पास भी लौटूंगी बाद में। ठीक है, संतोष जी से जवाब लेती हूँ। संतोष जी, ओबीसी पर कार्ड खेला जा रहा है, जिस तरह से सूची निकाली जा रही है। मोहित जी मैं आपके पास लौटूंगी, दोबारा मैं बोल रही हूँ, सत्ता को कहीं ना कहीं बोल रही हूँ मोहित जी, मैं आपके पास लौटूंगी, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। वैसे भी जवाब आपका नहीं जा रहा है सही से, एक बार बोलने पे भी आप लोग शांत नहीं होते हैं। संतोष जी, ओबीसी पर गेम खेला जा रहा है, सभी पार्टियां हो, चाहे वो फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी आपकी गवर्नमेंट हो या फिर कांग्रेस हो, आप दोनों ने जिस तरह से जो सूची निकाली, इसमें सबसे ज्यादा तो ओबीसी के ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ओबीसी पर जो वोट बैंक साधने की जो रणनीति चल रही है, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, ऐसे में ओबीसी की ज्यादातर संख्या दिख रही है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, दीजिए संतोष जी। ठीक है, संतोष जी से हमारा संपर्क टूट गया है, जैसे ही वो जुड़ते हैं मैं उनसे जवाब लूंगी। अब शाजी जी से मैं जवाब लूंगी। शाजी जी, जिस तरह से पीडीए जो आप लोग लेकर चलते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ओबीसी पर ज्यादातर लोगों का जिस तरह से जो सूची निकाली गई उसमें ज्यादातर ओबीसी की नाम है, ओबीसी पर गेम खेलने की तैयारी की जा रही है और ये पीडीए के लिए ज्यादातर मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रही है? पीडीए में जो है वो जो पिछड़े अगड़े हैं वो भी शामिल है। और हमने तो समाजवादी पार्टी ने तो नेता प्रतिपक्ष जिनको बहुत बड़ा पद होता है वो एक ब्राह्मण समाज में बनाए हैं। हमारे यहाँ श्री माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष है, जिनको कैबिनेट का दर्जा होता है। तो समाजवादी पार्टी
सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है। जो समाज के शोषित वंचित दलित पिछड़े हैं उन सबके हक के लिए लड़ाई लड़ती है और उन्हीं के हक की लड़ाई लड़ रही है और पीडीए के माध्यम से उन्हीं सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं सब तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार नहीं है, तो अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो अभी एक IAS हटाए गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। क्यों हटाया है? उनकी तो ईडी और CBI सब जांचें शुरू हो रही है। इससे पहले हाईवे पर जो है वो जमीन भूमि अधिग्रहण घोटाला हुआ था, किसानों की जमीन दिखाकर उनसे कई बार मुआवजा लिया गया, उसमें करीब 6-7 IAS और TCS के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो भ्रष्टाचार पे तो हुई है। लगभग हजार से अधिक लोग जो है वो 3 महीने में जेल जाते हैं। थाना चौकी और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट जो रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो अगर रिश्वत रामराज आ गया है 8 साल में तो क्यों लोग रिश्वत ले रहे हैं? देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के अखंड में डूब चुकी है और यहाँ यूपी में ही नहीं है, उससे ज्यादा दिल्ली में है और पूरे देश में फैला रखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो लेने का तरीका था और ईडी CBI भेजना और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड किसके माध्यम से पैसा आ जाना, उसके बाद कार्रवाई खत्म हो जाना, ये सारा भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी ने देश में। ठीक है, संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है साजिद जी, मैं आपके पास फिर बाद में लौटूंगी। लग्जरी कार्यालय बनाया है। संतोष जी, ओबीसी पर सिर्फ और सिर्फ रणनीति की जा रही है। आप लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। साजिद जी, मैं आपके पास बाद में लौटूंगी, अपनी बातों को बाद में रखिएगा। संतोष जी से जवाब ले लेने दीजिए। संतोष जी, ओबीसी पर ज्यादातर लोगों का देखा जा रहा है कि राजनीति की जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ऐसे में ओबीसी ही ज्यादातर दिख रही है आपकी सूची में। जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम करती है। और जहां तक जातीय समीकरण की बात है तो देखिए हर क्षेत्र में अपने अपने जातीय समीकरण होती है, उस हिसाब के जो वहाँ के नेता होते हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाता है, उनको भी अवसर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी एक व्यक्ति को नहीं अवसर दिया जाता है। वहाँ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और कांग्रेस की भी वही स्थिति है। बहुजन समाज पार्टी में आप बोल नहीं सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है, प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों पे बैठ सकता है। यहाँ ये चयन नहीं होता कि भाई कौन सा व्यक्ति है कौन नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति देखा जाता है जो कार्य करता है, और जो कार्य करता है वही हमारा नेता भी है और वही हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है। आपने प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये प्राइवेट लिमिटेड कौन है और क्या है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आप देख रही हैं, वहाँ आप एक कुनबा देखेंगी और वो भी कुनबा कहाँ, इटावा का। वो कुनबा नीचे से लेके ऊपर तक पार्टी में तय रहता है। अखिलेश यादव की किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी किसी बात को काट दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर यहाँ सबका सामंजस्य लिया जाता है, सबके विचारों को जो है सुना जाता है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। इस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं। अगर वहाँ पे भी अखिलेश यादव ने कोई निर्णय दे दिया तो उसको सबको मानना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज पे बैठ के चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद जब आम सहमति बनती है तब हम उसको निर्णय में लाते हैं। ठीक है। समाजवादी पार्टी, शाजिद जी आप अपनी बातों को रख लीजिए। जिस तरह से आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की क्या क्या उपलब्धियां हैं, किन किन वर्गों को लेकर चलती है और कौन कौन सी पार्टी कौन कौन से वर्ग को नहीं लेकर चलती है, जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में फंसी हुई है। हमारे दो किसी की हिम्मत नहीं है। 56 से अधिक सीनियर मिनिस्टर थे जिनको एक एक करके मंत्रालय से बाहर कर दिया गया। जो सीनियर नेता थे उनको मार्गदर्शक मंडल में चाहे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, रमेश पोखरियाल जी हो, मुख्तार नकवी साहब हो, या और इसी तरीके से एक एक करके मनोहर पर्रिकर जी हो, सबको कहीं ना कहीं भेजा गया। और उसके बाद वो बेचारे जो है वो स्वर्गवासी भी हो गए, उनको दिल्ली से भेज दिया गया। किसी की वो कहने की हिम्मत नहीं है उनके सामने। और पूरी भारतीय जनता पार्टी में अंदर कलह मचा हुआ है, चाहे यूपी हो या दिल्ली हो। आप इस चीज को समझ ही रहे हैं। और बात कर रहे थे ये कि हम साहब जो है वो दलित पिछड़े, इनका जो मार्ग संगठन है RSS, उसका अब तक कितने जो है वो संघ संचालक ऐसे हुए हैं, एक का नाम बताएं। भारतीय जनता पार्टी के कितने भारतीय जनता पार्टी के कितने अध्यक्ष ऐसे हुए हैं? एक बनाया था, उसको भी रिश्वत में पकड़वाने का, पैसे के साथ पकड़वाने का आरोप है कि इन्होंने बाद में उसे पकड़वा दिया। बताएं कि कितने दलित बनाए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है। और भ्रष्टाचार में तो लगातार
अभी 8 दिन पहले ही एक आईएएस के खिलाफ कार्रवाई हुई है रिश्वत मांगते हुए और उनके बाबू को जेल भेजा गया है। इससे पहले कई आईएएस और कई पीसीएस जेल तो अच्छी बात है ना कि अगर रिश्वत लेते हुए कोई अधिकारी पकड़ा गया तो उसे फिर जेल भी भेज दिया गया, उसे निलंबित भी कर अगर दिया, तो अच्छी बात है। 8 साल बाद भी रिश्वत क्यों ली जा रही है? जब रामराज तो 1 साल में आ जाना चाहिए था, भ्रष्टाचार 2 साल 5 साल में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई है और ये बात देश की और प्रदेश की जनता के साथ साथ उनके विधायक अभी 2 दिन पहले नंद किशोर गुर्जर जी ने, गाजियाबाद वालों ने कही, आगरा के एक विधायक जी ने कही, बीसलपुर में एक विधायक है इनके विवेक वर्मा, उनके पिता रामपण वर्मा कई बार के विधायक है, उन्होंने कही। तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, इससे पहले मोती सिंह, ठीक है मोहित जी, सब में जवाब लूंगी। ठीक है शाजी जी, जनता पार्टी के ही लोग भ्रष्टाचार गिना रहे हैं, ठीक है, प्रदेश में क्या स्थिति है ये गिना रहे हैं। ठीक है, संगठन को, ठीक है साजिद जी, ठीक है, तो बात अलग, संगठन को लगातार मोहित जी मजबूत किया जा रहा है। आपकी पार्टी भी मजबूत कर रही है, बाकी भी पार्टियां अपनी अपनी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि 27 का चुनाव है और तमाम और भी चीजें आने वाली हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को आप कहां पर देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन चलेगा? क्योंकि दिल्ली में तो देखने को मिला नहीं, और कहीं ना कहीं बिहार का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा, उसमें भी समाजवादी पार्टी का रुख तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ, यानी कि लालू यादव की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। जवाब दे दीजिए जल्दी से इसका। देखिए, मैं बड़ी साफ सी बात बता दूं, जब तक गठबंधन का अस्तित्व जब आता है, या तो आप सरकार में हो, सरकार चला रहे हो, तो गठबंधन और लोगों की संख्या को जोड़ने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ती है, या किसी चुनाव में जाने वाले हों तो लोगों की दलों के साथ आपस में सामंजस्य बना करके एक गठबंधन बनाया जाता है। आज अभी विपक्ष में ना कोई चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोलूं, ना हम विपक्ष कोई सरकार चला रहा है। आज विपक्ष का धर्म है कि जनता के आवाज को मुखरता से उठाया जाए। जनता जिस तरीके से इस सरकार के द्वारा ठगी जा रही है, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की लगातार उपेक्षा की जा रही है, दलित, शोषित, वंचित लगातार पीड़ित किए जा रहे हैं। सरकार में कानून बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं बिल्कुल साधारण होती गई जा रही इस प्रदेश में। तो विपक्ष का काम है इस सरकार की नाकामियों को खिलाफ आवाज उठाना, चाहे सड़क से लेकर संसद तक। उसमें विपक्षी पार्टियों का काम होता है कि अपने संगठनों को मजबूत करना, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। आज इस सत्ता को, भारतीय जनता पार्टी की रोज की सत्ता को, जिसको प्रशासन चला रहा है, प्रशासन मनमाने ढंग से चला रहा है, लूट बिल्कुल चरम पर पहुंच चुकी है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए अपने लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, अपने लोगों को मजबूत करेंगे। चुनाव की बेला आएगी तो हम लोग गठबंधन करके किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, ये चुनावी बेला में देखा जाएगा। लेकिन आज हमको संगठन मजबूत करके इस सरकार की नाकामियों को उजागर करना है। इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, इस सरकार की जिस तरीके से जनता को उत्पीड़न हो रहा है, पीड़ित की जा रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना, सड़क से लेकर संसद तक जहां भी जिस भी मंच पर मिलेगा, जवाब ले लेते क्योंकि लौटने का भी समय हो गया। ठीक है मोहित जी, करना है, ठीक है, वो करेगा। ठीक है पंकज जी, मैं आपसे तो जवाब यही लूंगी सीधे सीधे तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार ब्लेम लग रहे हैं कि वो उनका जो किया नाम है, कारनामा, उसको उजागर करना है। देखिए अनन्या जी, पहले एक बात को स्पष्ट समझ लीजिए, 6 अप्रैल 1980 को गठित भारतीय जनता पार्टी आज 45वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अति उत्साहित है, और 2 सीटों, लोकसभा सीटों से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आज बहुत आगे निकल चुकी है। और देखिए, लगातार तीसरी बार सरकार बनी केंद्र में, और 21 राज्यों में सरकार बनी। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश को जिस तरह से सपा बसपा ने और कांग्रेस ने बीमारू राज्य बना के छोड़ा था 2017 में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, और योगी रोज हत्याएं हो रही है। अरे सुनिए, पहले खाली भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं कांग्रेस के पास। 5,000 करोड़ के घोटाले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी बच्चियों के साथ
रहे आपके मुंह हैं, से शोभा आपकी नहीं सरकार का देता। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से 2017 के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक यात्रा शुरू की, बीमारू राज्य को बाहर निकालने का काम किया, भयमुक्त शासन देने का काम किया और दोबारा 2002 को सरकार बनाया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, सीधी सी बात है। और सिलेंडर आपके राज्य में तो 10 से 12 सिलेंडर मिलते थे, आज कोई लिमिट नहीं है। नंद किशोर ने अपने देखिए ना, और देश के अर्थव्यवस्था को वो पता करिए किस तरीके से भूत पड़ी है, लूट की भूत पड़ी है, लूट का भूत पड़ी हुई है। वहां पर जाकर देखिए, निरंकुश होकर घूम रहे हैं आप लोग। लगातार बीच में इस तरह से बोलने से तो कुछ होगा नहीं मोहित जी। भोपू बजाएंगे, आप अपनी अपनी बातों को आप बारी में रखिए, अपनी बारी। ठीक है मोहित जी, ये भोपू बजाएंगे बैठ ठीक है पंकज जी, वैसे भी लौटने का वक्त हो गया। ठीक है, इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, सभी लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों की उपलब्धियों को गिनाया कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा रहा है और किस तरह से किसके अंदर क्या कमी है उसको गिनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सभी की कमियों को गिना जा रहा है। तो ऐसे में आज मायावती की बात कही जाए तो उन्होंने जिस तरह से बैठक की है और भाईचारे की कमेटी का गठन किया है और ऐलान भी कर दिया, ऐसे में सीधा सवाल उन पर उठ रहा है कि 2007 का जो प्रभाव रहा है बिल्कुल उसी तरह से वो 2027 में भी इस बार करने वाली हो और कोशिश में पूरी तरह से जुड़ गई है। लेकिन बेहद ही दिलचस्प बात यह होगा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो देखने को दरार मिल रहा है, क्या वो गठबंधन को जिस तरह से, संगठन को जिस तरह से मजबूत कर रही है, क्या वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, वो तो 27 के चुनाव में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन संगठन को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है और इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो 27 के चुनाव में सामने आ ही जाएगा कि कौन सी पार्टी का संगठन कितना मजबूत था। इस प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।